हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं। बहुत सारे शीर्षक हो चुके हैं हमारे, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधी सारे प्रश्न हमने देख लिए हैं। उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास संबंधी जो प्रश्न हैं वे सभी देखकर हमने नाटक और एकांकी के सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था। और इस समय हम उपन्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर हैं और वो भी लगभग होने ही वाले हैं। तो अभी हम बहुत सारे प्रश्न देख चुके हैं, इसलिए हमारा अभ्यास बहुत बेहतर चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो कुछ भी समझाने योग्य है उसे समझाकर तब प्रश्न को हल कराया जाए। आप हिंदी विषय से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप लोग एक बार पिछले सभी प्रश्न देख लेंगे तो न सिर्फ आपकी तैयारी बेहतर होगी अभी तक की, बल्कि जो आगे के प्रश्न हैं, आगे की जो चीजें हैं वो समझने में और याद करने में भी आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं। और वहीं आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, जिससे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अभी जहां तक हमने प्रश्न देख लिए थे उसके आगे प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। हमने प्रश्न संख्या 870 तक देख लिया था कि चाक उपन्यास की लेखिका कौन है। तो चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। यहां तक प्रश्न हो गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है। खंजन नयन, मृगनयनी, आपका बंटी, कलिकथा, बाया बाईपास, इन चारों में से कौन सा उपन्यास है जो कि जीवनी परक है। तो अगर आप लोग पिछली सभी कक्षाओं से जुड़े हुए हैं तो आप तुरंत पहचान गए होंगे कि खंजन नयन विकल्प ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अमृतलाल नागर जी के उपन्यासों पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और उनके दो महत्वपूर्ण उपन्यास जो कि जीवनी परक हैं, एक मानस का हंस और दूसरा खंजन नयन। मानस का हंस उन्होंने तुलसीदास जी के जीवन पर लिखा है और जो खंजन नयन है ये सूरदास जी के जीवन पर है। इसको आपको याद रखना है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है। ये दोनों ही अमृतलाल नागर जी के हैं। देख लीजिए, एक है मानस का हंस, मानस का हंस ये अमृतलाल नागर जी का है, और खंजन नयन ये भी अमृतलाल नागर जी का है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि जो मानस का हंस है इसमें तुलसीदास जी का जीवन चरित है, ये तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित है, और जो खंजन नयन है ये सूरदास जी के जीवन से संबंधित है। इसका प्रकाशन वर्ष है, मानस का हंस प्रकाशित हुआ था 1972 ईस्वी में, और जो खंजन नयन प्रकाशित हुआ है ये प्रकाशित हुआ है 1981 ईस्वी में। तो ये सन और किसके जीवन से संबंधित है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। मानस का हंस, तो मानस से आप रामचरितमानस शब्द याद रख सकते हैं, और रामचरितमानस किसने लिखी है, तुलसीदास जी ने। तो मानस का हंस में आपको किसका जीवन चरित मिलेगा, तुलसीदास जी का। कब प्रकाशित हुआ, 1972 ईस्वी में मानस का हंस प्रकाशित हुआ। खंजन नयन सूरदास जी का इसमें जीवन चरित मिलेगा, और ये कब प्रकाशित हुआ है, 1981 ईस्वी में। और ये दोनों ही कृतियां हैं किसकी, अमृतलाल नागर जी की। तो ये भी ध्यान रखना है, ये दोनों ही अमृतलाल नागर जी की कृतियां हैं। मानस का हंस और खंजन नयन ये जीवनी परक उपन्यास हैं इनके, क्योंकि मानस का हंस में तुलसीदास जी की जीवनी मिलती है और खंजन नयन में सूरदास जी की। ये हमने देख लिया और ये बार बार पूछा जाएगा। अभी आप देखेंगे उपन्यास की जो श्रृंखला है उपन्यास के प्रश्नों की, उसमें ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा। हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। तो खंजन नयन अमृतलाल नागर के द्वारा सूरदास के जीवन पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास मानस का हंस लिखा है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की।
और मृगनैनी वृंदावन लाल वर्मा द्वारा और आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा कली कथा वाया बाईपास अलका सरावगी द्वारा लिखित उपन्यास है। इसमें जो मृगनैनी है वृंदावन लाल वर्मा जी का, इसको हमने ऐसे याद किया था, अगर आपने देखा है, मृगनैनी मृगनैनी शब्द है और इससे जो मृग शब्द है ये हमने लिया था कि मृग कहाँ मिलते हैं, वन में। मृग कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे। तो वन शब्द से हमने वृंदावन शब्द याद रखा था और वृंदावन से उनके लेखक का नाम याद रखा था। तो मृगनैनी किसका है, वृंदावन लाल वर्मा जी का। मृगनैनी का मृग लिया, मृग कहाँ मिलेंगे, मृग अर्थात हिरन, हिरन कहाँ मिलेंगे, वन में मिलेंगे। और वन शब्द से हमने वृंदावन याद रखा था और वृंदावन से वृंदावन लाल वर्मा। तो मृगनैनी उपन्यास किसका है, वृंदावन लाल वर्मा जी का। इस तरह से हमने इसे याद किया था। अगर आप जुड़े हुए हैं लगातार तो बहुत सारे ऐसे उपन्यास और बहुत सारे प्रकाशन वर्ष इसी तरह से हमने याद किए हैं। और जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो चीजें आपको अपने आप याद होती चली जाएंगी, अर्थात दृढ़ होती चली जाएंगी, जितने बार आप उन्हें पढ़ेंगे, जितने बार आप उन्हें देखेंगे। तो मृगनैनी किसका है, वृंदावन लाल वर्मा जी का। आपका बंटी मन्नू भंडारी, कली कथा वाया बाईपास ये अलका सरावगी जी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 नाम ऐसे हैं जो काशी से संबंध रखते हैं। केवल एक ऐसा उपन्यास है जिसका संबंध काशी से नहीं है। तो यहाँ पर काशी काशी जो कि काशीनाथ सिंह जी का है, इसका संबंध काशी से है। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह जी का, ये काशी से संबंध रखता है। और झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का, ये भी, इसमें भी काशी का वर्णन मिलता है। केवल अलग अलग वैतरणी उपन्यास जो है इसका संबंध काशी से नहीं है। अलग अलग वैतरणी उपन्यास में दिखाया गया है कि किस तरह से गांव में कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण एक नारकीय माहौल तैयार हो जाता है, अर्थात एक ऐसा वातावरण विकसित हो जाता है जो बिल्कुल नरक जैसा होता है। और नरक भी एक तरह का नहीं, भिन्न भिन्न तरह का, बहुत तरह का नरक। तो ये जो अलग अलग वैतरणी उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह जी का आंचलिक उपन्यास है, ये अलग अलग वैतरणी आंचलिक उपन्यास है। इसमें करैता गांव का वर्णन मिलता है। जब आप देखेंगे तो गाजीपुर जनपद का एक गांव है करैता, जिसको इस उपन्यास में लिया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अलग अलग वैतरणी में किस गांव का वर्णन मिलता है, तो करैता गांव का। तो ये जो अलग अलग वैतरणी है इसका संबंध आजादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की जो नारकीयता है उसका चित्रण है। ऐसा इसमें चित्रित किया गया है, जब आजादी मिल जाती है तो उसके बाद ये आशा की जाती है कि अब तो हम आजाद हो गए हैं और चीजें बहुत सुव्यवस्थित हो जाएंगी और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उस ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं उनकी भी यही आशा होती है कि आजादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ जो भ्रष्ट अफसर हैं, भ्रष्ट जमींदार हैं, अर्थात जो नेता हैं, एक तरह से कह सकते हैं हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले, वही जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो किस तरह से गांव में नरक का निर्माण होता है। वो भी एक तरह का नरक नहीं, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह का नर्क जिसको आप कह सकते हैं। इसीलिए उन्होंने नाम दिया है अलग अलग वैतरणी। वैतरणी नदी जो है ये, इसके विषय में आपने सुना होगा, वैतरणी नदी कष्ट सूचक मानी जाती है। तो अलग अलग वैतरणी में भारतीय गांव के प्रतिनिधि के रूप में सबसे पहले आपको याद रखना है कि करैता गांव का बहुत एक यथार्थवादी चित्रण मिलता है और ग्रामीण परिवेश के वर्णन के बहाने आजादी के बाद का जो जीवन है उसकी जो विसंगतियां हैं, उसकी जो कठोर सच्चाइयां हैं, उनको दिखाया है लेखक ने। गांव के जो भ्रष्ट अफसर हैं उन्होंने मिल करके गांव में किस तरह से बहुत सारे नरक निर्मित कर दिए थे। ग्रामीण जीवन में एक नहीं अनेक वैतरणी बहने लगी थी जो कि कष्ट सूचक नदी है। तो इसी प्रकार करैता गांव में भी अलग अलग कष्ट और समस्याएं थी जिन्हें पार करना बहुत कठिन था। जैसे कहा जाता है ना, वैतरणी नदी पार करना बहुत कठिन होता है, वो बहुत कष्ट सूचक होती है वैतरणी नदी। इसी तरह से जो समस्याएं गांव की थी उन्हें पार करना बहुत मुश्किल था।
तो गांव की इसी अवस्था का चित्रण करते हुए इन्होंने इस उपन्यास का नाम रखा है अलग अलग वैतरणी। बिल्कुल स्पष्ट होता है नाम, क्योंकि अलग अलग समस्याएं हैं और उनको पार करना मुश्किल है। जिस तरह से वैतरणी नदी को पार करना मुश्किल है, तो इस तरह से करैता गांव का चित्रण है। बहुत अच्छा उपन्यास है, समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो इतना हमने जाना अलग अलग वैतरणी उपन्यास के बारे में। इसके अतिरिक्त काशी का अस्सी, इसे भी एक बार याद कर लीजिए क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखिए कि काशी का अस्सी उपन्यास किसका है, तो काशीनाथ सिंह का है। ये बहुत आसान है, इसमें नाम में ही लेखक का नाम आ रहा है, काशी का अस्सी। तो काशी से आप याद रख सकते हैं किसका है, काशीनाथ सिंह जी का। ये उपन्यास किसका है, काशीनाथ सिंह जी का है। इसके बाद अगला है गली आगे मुड़ती है। तो गली आगे मुड़ती है, इसको ये किसका है, ये है शिव प्रसाद सिंह जी का। ये उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह जी का। और इसके अतिरिक्त झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया, ये उपन्यास है अब्दुल बिस्मिल्लाह का। अब इसे याद कैसे रखना है, इसे देखते हैं। तो काशी का अस्सी, तो काशी का अस्सी में तो काशी नाम आ ही रहा है, तो हम तुरंत पहचान जाएंगे किसका है, काशीनाथ सिंह जी का है, क्योंकि इनके नाम में ही काशी आ रहा है। दूसरा गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह। तो आपको इसको ऐसे याद रखना है कि ऐसे जाकर के यहाँ गली आगे मुड़ जाती है और जहाँ गली मुड़ती है वहीं पर शिव जी का प्रसाद बट रहा है। क्या बट रहा है, शिव जी का प्रसाद बट रहा है। जहाँ गली आगे मुड़ती है, गली के आगे मुड़ते ही क्या मिल रहा है, शिव जी का प्रसाद बट रहा है। तो गली आगे मुड़ती है, वहीं पर शिव जी का प्रसाद मिल रहा है। इससे जोड़ करके हम इसे याद रख सकते हैं कि शिव प्रसाद सिंह। अगर आपको कुछ और समझ आ रहा है तो आप उस तरह से याद रख सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि चीजें हमें याद रहनी चाहिए। बहुत सारे उपन्यास हैं, बहुत सारे प्रकाशन वर्ष हैं, अगर बीच बीच में कुछ एक आध ऐसे हम याद करते हुए चलेंगे तो उनके साथ अन्य जो उपन्यास हैं उनको जोड़ करके हम आसानी से याद रख सकते हैं। उद्देश्य इतना ही है कि चीजें याद रहनी चाहिए। तो गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। और फिर है झीनी झीनी बीनी चदरिया। तो झीनी झीनी किसने चदरिया बीनी है, तो अब्दुल चाचा ने बीनी है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि चदरिया किसने बीनी है, चदरिया बीनी है अब्दुल चाचा ने। और अब्दुल से अब्दुल बिस्मिल्लाह शब्द आप याद रख सकते हैं। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास किसका हुआ, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का। इस तरह से हमने 4 उपन्यास याद किए, 4 उपन्यास के जो लेखक हैं उनके नाम याद किए। और इसके अतिरिक्त अलग अलग वैतरणी उपन्यास की जो कथा वस्तु है उसे अति संक्षिप्त में जान लिया। अभ्यास के दौरान ही इतनी चीजें हमें पता चली। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है, तो गोदान का है। गोदान हम सबने पढ़ी है और इसे हमने क्लास में देखा भी है। इसे संक्षिप्त रूप में इसकी कथा पर चर्चा भी की जा चुकी है। तो विकल्प बी सही होगा, गोदान। अन्य विकल्प है गबन, निर्मला और प्रेमाश्रम। वर्ग वैषम्य और वर्ग चेतना प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन का इतना सटीक और जीवंत चित्रण किया है जो अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। उन्होंने तत्कालीन जो सामयिक समस्याएं हैं को इस प्रकार अपनी लेखनी से उकेरा है कि मानो नजदीक से उन समस्याओं का निदर्शन किया हो। गोदान के अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, कर्म भूमि और रंग भूमि इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। जब आप गोदान पढ़ेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे, या पढ़ी भी होगी आप लोगों ने, कि इतना सजीव वर्णन है और इतना सटीक और जीवंत वर्णन है कि जिसने खुद अनुभव किया है वही उसको इस तरह से लिख सकता है। ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होती है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो विकल्प सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। और इसमें बड़ी साधारण सी कथा है। एक अमीर के बिगड़ने और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की घटना है जिसमें नैतिक उपदेश की बहुलता है। ये जो उपन्यास है
परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी का। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1882 ईस्वी। 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त अन्य जो विद्वान हैं वो अलग अलग विद्वान अलग अलग उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चूंकि लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को मानते हैं तो इसे अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग देवरानी जेठानी की कहानी जो कि गौरी दत्त की है उसे, जैसे डॉक्टर गोपाल राय उसे मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी को। कुछ लोग श्रद्धाराम फुल्लौरी का जो भाग्यवती है उसे हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो ये जब हमने उपन्यास के प्रश्न शुरू किए थे, उपन्यास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जब आरंभ किया था, उसके पहले उपन्यास पर जो संक्षिप्त चर्चा की थी उसमें हमने ये सारी चीजें याद की थी। इसीलिए अगर आप उपन्यास का अभ्यास कर रहे हैं तो एक बार उपन्यास की जो शुरुआती कक्षाएं हैं उन्हें जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, उपन्यास संबंधी जो प्रश्न है वो आपको बहुत आसानी से समझ आएंगे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मानस का हंस अभी हमने देखा किसका है, अमृतलाल नागर जी का है। और इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें तुलसीदास जी का वर्णन है, उनके जीवन चरित्र से संबंधित है। अगला है झूठा सच। झूठा सच किसका है, यशपाल का उपन्यास है जो कि 2 भागों में प्रकाशित हुआ था और क्रमशः 1958 और 1960 में, जिसका शीर्षक था, पहले वाले का शीर्षक था वतन और देश और दूसरे वाले का देश का भविष्य। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है और मरी हुई मछली राजकमल चौधरी का। तो इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा। उपरोक्त सभी कृतियां उपन्यास विधा से संबंधित हैं जो प्रेमचंदोत्तर काल के उपन्यासकारों द्वारा लिखा गया। मानस के हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इनके अन्य जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं वे हैं बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सेठ बाकेमल, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे आदि। इसमें जो बूंद और समुद्र उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का, इसको हमने कैसे याद किया था, पिछली ही कक्षा में याद किया था कि समुद्र में अमृत की 5-6 बूंदें डाली गई। तो इस तरह से हमने याद किया था और 5-6 से 1956 सन याद किया था हमने। और अमृत से अमृतलाल नागर और बूंद से समुद्र में बूंद से बूंद और समुद्र, इस तरह से हमने इसे याद किया था। इसके अतिरिक्त झूठा सच भारत के विभाजन को लेकर यशपाल द्वारा लिखा गया उपन्यास है और पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या उनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृतियां। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया यौन समस्या प्रधान उपन्यास है, जबकि इनके अन्य उपन्यास हैं ताश के पत्तों का शहर तथा एक नदी बहती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है। तो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी जी ने संयुक्त रूप से 1 इंच मुस्कान इस उपन्यास की रचना की है। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है सारा आकाश, आपका बंटी और मुर्दा सराय। 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास की रचना राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से की है। राजेंद्र यादव के उपन्यास निम्नलिखित है, उखड़े हुए लोग, सारा आकाश, मन्नू भंडारी के महाभोज, आपका बंटी। धर्मवीर भारती के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा और देवेंद्र सत्यार्थी के उपन्यास हैं रथ के पहिए, कठपुतली, ब्रह्मपुत्र, दूत गाछ, कथा कहो उर्वशी और तेरी कसम, सतलुज इत्यादि। अगला प्रश्न है कि बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है। धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, देवेंद्र सत्यार्थी या फणीश्वरनाथ रेणु। तो विकल्प बी सही होगा, लक्ष्मी नारायण लाल। बया का घोंसला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। बया का घोंसला उपन्यास डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। इनके अन्य उपन्यास हैं काले फूल का पौधा, बड़ी चंपा, छोटी चंपा इत्यादि। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ उपन्यास दिए गए हैं, एक तरफ उपन्यासकार का नाम दिया गया है। तो लाल टीन की छत किसका है, ये निर्मल वर्मा का उपन्यास है। आपका बंटी ये मन्नू भंडारी का है और 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियमवदा का है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर का उपन्यास है। तो इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ये सारे उपन्यास अभी हम अभ्यास के दौरान इतने बार देख चुके हैं कि देखते देखते ही बिल्कुल रट गए हैं, क्योंकि जितने बार हम देखते हैं अभ्यास का यही फायदा होता है, यही लाभ होता है अभ्यास का, कि हम बार बार जब चीजों को देखते हैं तो जैसे ही मान लीजिए किसी ने कहा लाल टीन की छत, तो स्वतः ही निकलेगा निर्मल वर्मा, क्योंकि इतना हमने पढ़ लिया है, इतना रट गया है कि वो नाम आते ही
किसका है अपने आप स्मरण हो आता है। जैसे गोदान कब प्रकाशित हुआ, 1936। ये चीज हमने इतने बार देखी है कि अपने आप गोदान अर्थात 1936 ये चीजें रट जाती हैं। तो अगला प्रश्न है कि काला जल उपन्यास के लेखक कौन है, तो गुलशेर खां सानी जी का है ये, विकल्प सी सही होगा। शानी पूरा नाम नहीं दिया गया है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त बदी-उज-जमां और रमेश बख्शी, कृष्णा सोबती अन्य विकल्प हैं। काला जल उपन्यास के लेखक गुलशेर खां सानी है। काला जल 1965 ईस्वी में ये बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवारों के 3 पीढ़ियों की कथा इसमें दी गई है। शानी की अन्य रचनाएं हैं कस्तूरी, पत्थरों में बंद आवाज, साल बनो के द्वीप, फूल तोड़ना मना है आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है, तो महेंद्र भल्ला, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। एक जैसी रचनाएं हैं, एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स। ये हैं एक पति के नोट्स और दूसरी रचना का नाम है एक पत्नी के नोट्स। एक पत्नी के नोट्स। तो जो एक पति के नोट्स हैं ये है महेंद्र भल्ला जी का। ये उपन्यास है महेंद्र भल्ला जी का। और जो एक पत्नी के नोट्स हैं ये है ममता कालिया जी का उपन्यास। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा आप। जो पति के नोट्स हैं वो किसके हैं, महेंद्र भल्ला के, और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। ये दोनों ही नोट्स बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, ये इनके जो नाम का पहला वर्ण है वो माँ है। अर्थात जिसने एक पति के नोट्स लिखा उपन्यास, उनका नाम शुरुआत माँ से होती है, अर्थात पहला वर्ण, उनके नाम का पहला वर्ण जो है वो माँ है। और एक पत्नी के नोट्स जिसने लिखा, उन लेखिका का नाम भी माँ वर्ण से ही शुरू होता है, ममता कालिया। तो एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का उपन्यास है। तो एक पति के नोट्स विकल्प बी सही होगा, महेंद्र भल्ला। महेंद्र भल्ला के अन्य उपन्यास हैं दूसरी तरफ, उड़ने के पेशतर, 2 देश और तीसरी उदासी आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है, तो विकल्प डी सही होगा, राग दरबारी। इसके अतिरिक्त तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान, ये सभी भारत विभाजन को ही लेकर के, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि को आधार बनाकर ही लिखे गए हैं, जबकि राग दरबारी में ऐसा नहीं है। राग दरबारी का प्रमुख पात्र कौन है, रंगनाथ। और रंगनाथ की वापसी नाम से उपन्यास किसने लिखा था, ये एक अभी पिछली या उसके पहले वाली क्लास में हमने इस पर चर्चा की है, तो आप देखिएगा कि रंगनाथ की वापसी नाम से किसने लिखा है। ठीक, तो अभी आगे हम इसकी व्याख्या भाग देखते हैं कि तमस, आधा गांव, कितने पाकिस्तान उपन्यास का विषय भारत पाकिस्तान विभाजन से संबंधित है, जबकि राग दरबारी उपन्यास इससे संबंधित नहीं है। राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है और तमस भीष्म साहनी तथा आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की, गिरिराज किशोर ने, काशीनाथ सिंह ने, अरुण ने या विनोद कुमार शुक्ल ने, तो विकल्प डी सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल। एक नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में खिड़की रहती थी तथा हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ आदि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं। अपना मोर्चा, काशी काशी तथा रेहन पर रघु आदि काशीनाथ सिंह के उपन्यास है और कोपल कथा अरुण कमल का उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है, तो विकल्प सी सही है, उनका जो रंगभूमि है ये गांधीवाद से प्रभावित है। इसके अतिरिक्त गोदान, कर्मभूमि और सेवा सदन गांधीवाद से प्रभावित नहीं है। रंगभूमि इनका 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा व्याप्त है। इसका जो प्रमुख पात्र है वो सूरदास है, जिसने अपने गांधीवादी व्यक्तित्व के द्वारा इस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास बना दिया। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं देवोत्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेम आश्रम, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान तथा मंगलसूत्र आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है, नागार्जुन को, शिवपूजन सहाय को, फणीश्वरनाथ रेणु को या शिव प्रसाद सिंह को, तो आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तक फणीश्वरनाथ रेणु जी को माना जाता है। और क्यों माना जाता है, इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास जिसे हम बहुत बार जिस पर चर्चा कर चुके हैं, आपको दिखा भी चुके हैं, ये है इनका मैला आंचल। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का है, जो इनकी प्रसिद्धि का, फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्धि का
कारण रहा मैला आंचल। तो फणीश्वरनाथ रेणु हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। रेणु के प्रमुख आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। जबकि वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन, शिव पूजन सहाय, शिव प्रसाद सिंह आदि सभी आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। जैसा कि आपको बताया, इनका जो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है ये फणीश्वरनाथ रेणु जी की प्रसिद्धि का कारण रहा। अगला है गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, महुआ मांझी या निर्मला भूराड़िया। तो विकल्प डी सही होगा, निर्मला भूराड़िया। ये इनका गुलाम मंडी जो उपन्यास है बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। ये इन्होंने किन्नरों के जीवन पर लिखा। इन्होंने एक ऐसे पक्ष को समाज के सामने रखा अपने इस उपन्यास के माध्यम से, एक अनछुआ पक्ष, और किन्नरों की जो समस्याएं हैं वो किस तरह से वो समाज में रहते हैं, किस तरह से उन्हें कौन कौन से कष्ट उठाने पड़ते हैं, इन सारी चीजों को इतने मार्मिक ढंग से उन्होंने गुलाम मंडी उपन्यास में रखा है, जिसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया इस उपन्यास को लिखने के लिए। ये मुंबई का जो रेड लाइट एरिया कहा जाता है वहां गई, विदेश यात्रा भी इन्होंने करी थी इस उपन्यास को लिखने के लिए, और बहुत परिश्रम के बाद उन्होंने ये उपन्यास लिखा। और ये उपन्यास वास्तव में मार्मिक अभिव्यक्ति है इसमें और भावुक कर देने वाला। जब आप पढ़ेंगे तो उनकी जो समस्याएं हैं, किन्नर वर्ग की जो समस्याएं हैं वो आपके सामने आएंगी और आप समझ सकेंगे कि किस तरह से एक वर्ग को समाज ने उपेक्षित कर रखा है। तो ये उपन्यास किसका है? निर्मला भूराड़िया का है। आपको याद रखना है गुलाम मंडी। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भूराड़िया है। जबकि इदम नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, कहे ईसुरी फाग ये सब मैत्रेयी पुष्पा की हैं। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कटगुलाब ये मृदुला गर्ग की, और मैं बोरिशा इल्ला महुआ मांझी के रचित उपन्यास हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि फरिश्ते निकले कि मुख्य पात्र कौन है? तो बेला बहू है, विकल्प बी सही होगा। अन्य है चंपा बहू, नरगिस बहू, चमेली बहू। तो विकल्प बी बेला बहू सही होगा। फरिश्ते निकले मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास की दो मुख्य पात्र हैं, बेला बहू तथा उजाला। इसके अन्य पात्र लिली तथा वसंती हैं। इसके बाद प्रश्न है कि उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? कथा वस्तु, कथोपकथन, चरित्र चित्रण या रंग निर्देशन। तो जो रंग निर्देश है ये उपन्यास के तत्वों में नहीं आता है, विकल्प डी सही होगा। इसके अतिरिक्त कथा वस्तु, कथोपकथन और चरित्र चित्रण ये तीनों ही उपन्यास के तत्वों में आते हैं। जब हम उपन्यास और नाटक इत्यादि के तत्व देखते हैं तो आप देखेंगे कि रंग निर्देश ये उपन्यास के तत्वों में नहीं आता है। उपन्यास के जो प्रमुख तत्व हैं वे हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, उद्देश्य और शैली। उपर्युक्त तत्वों में कथोपकथन, देश काल, कथा विकास तथा चरित्र चित्रण के द्वारा लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है, जबकि रंग निर्देश उपन्यास के तत्वों के अंतर्गत नहीं आता। इसके बाद अगला प्रश्न है कि देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो चंद्रकांता को प्रथम उपन्यास मानने वाले हैं डॉक्टर श्री कृष्ण लाल। इसके अतिरिक्त हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? लाला श्रीनिवास दास जी के परीक्षा गुरु को, जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि चंद्रकांता कब प्रकाशित हुआ है? 1888 ईस्वी में। अधिकांश विद्वान शुक्ल जी के मत से ही सहमत हैं, जबकि डॉक्टर श्री कृष्ण लाल चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने माना। इस उपन्यास की रचना 19वीं सदी के आखिरी में हुई थी और यह उपन्यास अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। कहा जाता है कि इसे पढ़ने के लिए कई लोगों ने देवनागरी सीखी थी। जिन्हें हिंदी नहीं आती थी उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा, सिर्फ किस लिए? जिससे वे चंद्रकांता उपन्यास को पढ़ सके। इतना प्रसिद्ध हुआ था ये उपन्यास। यह तिलस्मी और अय्यारी पर आधारित है। इसका नाम नायिका के नाम पर रखा गया है। इसकी जो नायिका है उसका नाम चंद्रकांता है। अगला प्रश्न है कि किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? संस्कृत में, गुजराती में, तमिल में या मराठी में? तो विकल्प डी सही होगा, मराठी। मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं तथा गुजराती में नवल कथा और बंगाल में नॉवेल कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इन चार में से एक है जो कि गलत है, तो उस गलत को चयनित करना है।
श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, बिल्कुल सही है। आश्चर्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास, ये भी सही है। 100 अजान 1 सुजान बालकृष्ण भट्ट जी का है, ना कि देवदत्त का। तो ये गलत है, चूंकि ये गलत है और गलत का ही चयन करना है, तो विकल्प सी सही होगा। विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी जी का है। इसके बाद प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है। तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी, विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प हैं झांसी की रानी, नूरजहां और सम्राट अशोक। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी है। दिए गए विकल्प के अनुसार हृदय हारिणी हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इनके अन्य उपन्यास तारा, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा और नूरजहां गुरुभक्त सिंह की रचना है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण क्या है। तो चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि। जब हमने मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों पर चर्चा की थी तो आपको बताया था कि उनके बहुत से ऐसे उपन्यास हैं जो कि पहले उर्दू भाषा में लिखे गए और बाद में उन्होंने उन उपन्यासों को हिंदी में रूपांतरित किया। जैसे देवोत्थान रहस्य, ये पहले असरारे माविद नाम से प्रकाशित हुआ था। इसी तरह से सेवा सदन, जो कि पहले बाजारे हुस्न नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक इसी प्रकार चौगाने हस्ती को बाद में उन्होंने रंगभूमि नाम से हिंदी में प्रकाशित किया था। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। देवोत्थान रहस्य का पहले उर्दू नाम था असरारे माविद। प्रेमार्थात दो सखियों का विवाह हम खुरमा व हम सबाब नाम से प्रकाशित हुआ था। गबन पहले कृष्णा नाम से प्रकाशित हुआ था। वरदान जलवाए इसार नाम से। सेवा सदन बाजारी हुस्न, प्रेमाश्रय गोशाए आफियत और रंगभूमि चौगाने हस्ती नाम से। ये सब हम विस्तार से देख चुके हैं जब हमने प्रेमचंद जी के उपन्यासों को देखा था और उनके प्रकाशन वर्ष याद किए थे। तब हमने इसे याद भी किया था, इसके प्रकाशन वर्ष भी याद किए थे और क्रम से इन्हें लगाया था। ये आपको एक बता देती हूँ, जैसे हमने याद किया था कि यदि हमें वरदान मिल जाए तो हमारा जलवा हो जाएगा। वरदान मिल जाने से क्या हो जाएगा? जलवा हो जाएगा। तो जलवा से जलवाए इशार याद रखा था। वरदान का पहले नाम क्या था? जलवाए इशार। इस तरह से हमने लगभग सभी उपन्यास याद कर लिए थे और सबके प्रकाशन वर्ष भी याद किए थे। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। तो विकल्प सी सही होगा, कंकाल। अन्य विकल्प हैं इरावती, तितली या इनमें से कोई भी नहीं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास कंकाल प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। कंकाल में देश की सामाजिक स्थिति का अंकन है। इसमें नायक विजय होता है और नायिका तारा। उनके माध्यम से प्रेम और विवाह जैसे प्रश्नों को लेकर जाति, वर्ण तथा व्यक्ति समाज जैसी समस्याओं पर लेखक ने विचार किया है। ये सब समस्याएं बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिन पर व्यक्ति चर्चा भी नहीं करना चाहता और हर व्यक्ति इन समस्याओं से जूझ रहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं परती परिकथा, आधा गांव और वरुण के बेटे। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित सन 1954 ईस्वी में मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसका कथ्य पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास परती परकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय आदि हैं, जिसमें से इनका जो राम रतन राय उपन्यास है ये अपूर्ण है, जबकि आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा रचित है और वरुणा के बेटे नागार्जुन द्वारा रचित आंचलिक उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न है कि समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है, अर्थात भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में मिलती है। तो अमृतलाल नागर जी का है नाच्यो बहुत गोपाल। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं जुलूस, मैला आंचल और परती परिकथा। ये सभी किसके हैं? ये सभी उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास में है। नाच्यो बहुत गोपाल यशस्वी साहित्यकार अमृतलाल नागर का उनके अब तक के उपन्यास लीक से हटकर सर्वथा मौलिक उपन्यास है। इसमें मेहतर कहे जाने वाले अछूतों, अभागे, अत्यंजों के चारों ओर की कथा का ताना बाना बुना गया है और इसके अंतरंग जीवन की रसाद्र और हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। इसके बाद प्रश्न है कि कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है। तो जिंदगी नामा। विकल्प सी सही होगा। अन्य विकल्प है मित्रों मरजानी, हम हशमत और यारों का यार। कृष्णा सोबती की कृति जिंदगी नामा
सांझी संस्कृति पर है। इस उपन्यास में न कोई नायक है न कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग हैं। इस उपन्यास में सोबती जी ने पात्रों के चरित्र निरूपण के लिए चरित्र सृष्टि न करके पंजाबी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के चित्रण द्वारा उपन्यास की सृष्टि की है। इस कारण से डेरा जट्टा गांव की प्रतीकात्मक चरित्र बन गया है। जो इसमें गांव है वो है डेरा जट्टा, वो प्रतीकात्मक चरित्र बन गया है। उन्होंने पंजाब की साझा संस्कृति, पारिवारिक सामाजिक मानवीय संबंधों, आपसी प्रेम, पारस्परिक राग विराग को ही चरित्र के रूप में उकेरा है। इस उपन्यास पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इस पर इन्हें पुरस्कार भी मिला था। और कहा जाता है कि अगर आपको पंजाब की संस्कृति जाननी है, पंजाब के विषय में जानना है, तो आप इस उपन्यास को पढ़ लीजिए। पंजाब के बारे में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। और इनके अन्य जो कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं वे हैं मित्रों मरजानी, दिलो दानिश आदि। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो विकल्प सी सही होगा, प्रेमाश्रम, गबन, कर्म भूमि और गोदान। सबसे पहले प्रेमाश्रम आएगा, उसके बाद गबन। ये 1922, 1931, 1932 और 1936 ये क्रमशः इनका प्रकाशन वर्ष है। गोदान का प्रकाशन वर्ष हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रेमचंद जी के सभी उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष हमने याद किया था। प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुआ, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। तो नरेंद्र कोहली विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा और मोहन राकेश। उपन्यासकार नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं आतंक, साथ सहा गया दुख, अभ्युदय, महासमर, अभिज्ञान, तोड़ो कारा तोड़ो। इन्होंने अभ्युदय में राम कथा को तथा महासमर में महाभारत की कथा को नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है। ये इनका कई भागों में प्रकाशित हुआ था और बहुत प्रसिद्ध हुआ था इनका ये, क्योंकि इन्होंने सर्वथा नवीन प्रसंगों के माध्यम से इस कथा को रखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है। तो विकल्प बी सही होगा, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। अन्य विकल्प है सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का जीवन। लेकिन काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित जो उपन्यास उपसंहार है उसमें महाभारत युद्ध के बाद जो कृष्ण का जीवन है उसे चित्रित किया गया है। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन की कथा वस्तु पर आधारित उपन्यास है। इनके द्वारा रचित जो अन्य उपन्यास हैं वे काशी काशी, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है। तो विकल्प ए सही होगा, वर्षा वशिष्ठ। अन्य विकल्प है अनन्या, महुआ और मधुलिका। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का है, जिसकी जो नायिका है वो वर्षा वशिष्ठ है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी की कृति है और इसके नायिका है वर्षा वशिष्ठ। इस उपन्यास पर इन्हें 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से पुरस्कृत किया गया। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास अंधेरे से परे, दो मुर्दों के लिए, गुलदस्ता, काटना, शमी का वृक्ष, पद्म पंखुरी की धार से, इस रचना पर इन्हें 2016 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके बाद प्रश्न है वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है। तो वे दिन उपन्यास है निर्मल वर्मा जी का है, ये अभी हम देख चुके हैं इसे। वे दिन निर्मल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। लाल टीन की छत ये भी निर्मल वर्मा जी का है। यह उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य उपन्यास है लाल टीन की छत, एक चिथड़ासुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य आदि। इसके बाद प्रश्न है कि फांस उपन्यास के लेखक कौन है। पंकज बिष्ट, शिव मूर्ति, संजीव या मिथिलेश्वर। तो विकल्प बी सही होगा, फांस उपन्यास के लेखक हैं संजीव। संजीव के उपन्यास हैं फांस, किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान, नीचे आग है, सूत्राधार। पंकज बिष्ट के उपन्यास लेकिन दरवाजा और उस चिड़िया का नाम, ये बहुत बार पूछा जाता है। लेकिन दरवाजा उपन्यास किसका है। तो पंकज बिष्ट जी का। तर्पण और त्रिशूल ये शिव मूर्ति के हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, युद्ध स्थल, सुरंग में सुबह, ये सभी मिथिलेश्वर के उपन्यास हैं।
इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। तो शेखर एक जीवनी विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प हैं भूले बिसरे चित्र, अनाम दास का पोथा और अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लेखक ने एक रात में इसका जो विजन था इसको एक रात में शब्दबद्ध किया है। शेखर एक जीवनी नामक औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। एक रात में उन्होंने जो कल्पना की या जो देखा, जो विजन है उनका, उसे शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। जबकि भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा, भूले बिसरे चित्र जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें 3 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है और ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का तथा अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो चित्रलेखा पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चित्रलेखा जो उपन्यास है वो पाप और पुण्य की समस्या को लेकर लिखा गया उपन्यास है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, चित्रलेखा। अन्य विकल्प हैं गोदान, अमृत और विष और नदी के द्वीप। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद भगवती चरण वर्मा ने अपने उपन्यास चित्रलेखा में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया है। चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बीजगुप्त, कुमारगिरी, चाणक्य, चित्रलेखा। जबकि गोदान प्रेमचंद द्वारा लिखित, अमृत और विष अमृतलाल नागर द्वारा लिखित और नदी के द्वीप अज्ञे द्वारा लिखित उपन्यास है। इसके बाद प्रश्न है कि अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अपने अपने अजनबी उपन्यास ये अज्ञे का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है प्रभाकर माचवे, भगवती चरण वर्मा और उसके बाद यशपाल। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। सन 1961 ईस्वी में रचित उपन्यास अपने अपने अजनबी का मूल विषय मृत्यु से साक्षात्कार है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र सेल्मा और योके हैं। अज्ञे द्वारा रचित अन्य उपन्यास शेखर एक जीवनी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, क्रमशः 1940 और 44, और नदी के द्वीप ये भी इनका उपन्यास है जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, नदी के द्वीप। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से एक युग में इसमें अशुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है वो चयनित करना है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का बिल्कुल सही है। इसको हमने ऐसे याद रखा था कि चांद किसके पास है? शिव जी के मस्तक पर विराजित है, तो जहां पर नीला चांद ये शिव प्रसाद सिंह जी का है। महाभोज मन्नू भंडारी का है, उषा प्रियमवदा का नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही होगा क्योंकि इसमें गलत ही पूछा गया है। सारा आकाश राजेंद्र यादव का है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। महाभोज मन्नू भंडारी का है, न कि उषा प्रियमवदा का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक कृति एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है। शेखर एक जीवनी, गुड़िया भीतर गुड़िया, आवारा मसीहा या अन्य से अनन्या तक। तो विकल्प बी सही होगा, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा जो है ये उपन्यासात्मक जीवनी है और ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है और इसमें शरद चंद्र जी की जीवनी है जो कि बंगला साहित्यकार हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। ये उपन्यासात्मक जीवनी है, अर्थात उनके जीवन को आधार बना करके उनका पूरा जीवन उसमें वर्णित है और बहुत अच्छी जीवनी जिसको आप कह सकते हैं। बहुत समय लगा था आवारा मसीहा को लिखने के लिए विष्णु प्रभाकर जी को। अगर आपके पाठ्यक्रम में है तब तो आपको अवश्य पढ़ना ही चाहिए, और यदि पाठ्यक्रम में नहीं है तो भी समय निकालकर आपको एक बार आवारा मसीहा बहुत पढ़ना चाहिए, आवश्यक रूप से पढ़ना चाहिए। एक तो इसका शीर्षक देखकर ही आकर्षित करता है अपनी ओर कि आखिर इसमें है क्या, मसीहा और वो भी कैसा, आवारा। तो आवारा मसीहा अवश्य पढ़िएगा आप लोग। ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है और शरद चंद्र जी की जीवनी है। इसमें शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। गुड़िया भीतर गुड़िया ये मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा है। अन्या से अनन्या ये प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है। इसके बाद है सुरंग में सुबह
उपन्यास के लेखक कौन है? तो मिथिलेश्वर हैं, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प हैं शिव मूर्ति, संजीव और अमरकांत। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक मिथिलेश्वर हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है झुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे या अंत नहीं, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी इत्यादि। औरत की बोली कृति के रचनाकार कौन है? तो औरत की बोली ये गीता श्री, विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है महुआ माझी, मैत्रेयी पुष्पा और अलका सरावगी। औरत की बोली कृति के रचनाकार गीता श्री हैं, जबकि महुआ माझी ने मैं बोरिशा इल्ला, मैत्रेयी पुष्पा ने झूला नट तथा अलका सरावगी ने शेष कादम्बरी नामक कृति की रचना की। इसके बाद प्रश्न है कि भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? तो जो भट्टिनी नायिका है वो बाण भट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उसकी पात्र है, उसकी नायिका है। विकल्प ए सही होगा। अन्य विकल्प है चित्रलेखा, दिव्या और पुनर्नवा। चित्रलेखा उपन्यास किसका है? ये भगवती चरण वर्मा जी का है, अभी जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जो कि पाप और पुण्य की समस्या को आधार बनाकर लिखा गया। इसकी नायिका चित्रलेखा ही है। दिव्या यशपाल का है, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बाण भट्ट, भट्टनी, न्यूनिया, सुचरिता और महामाया आदि। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं। 910 प्रश्न तक हमने देख लिया है, प्रश्न संख्या 910 तक। इसके जो आगे के प्रश्न हैं उनका अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।